हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 76 ऑनवर्ड्स जो कि चैप्टर नंबर 6 पंचायती राज एक्ट में है, उसके आगे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 76 जो है उसको देख लेते हैं। तो उसकी हेडिंग है कि एप्लीकेशन टू बी लेड बिफोर द बेंच। ये इसकी हेडिंग है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी एप्लीकेशन जो होती है वो, यानी एप्लीकेशन एक तरीके से केस जो होता है वो किसके सामने फाइल किया जाता है। फर्स्ट इन लाइन जो आदमी होता है वो सरपंच होता है। उसी के बाद क्या है, अगर वो नहीं होता तो सहायक सरपंच होता है, वो भी नहीं होता तो पंच होता है। तो इनके सामने जो है केस एक एप्लीकेशन के फॉर्म में फाइल किया जाता है। ठीक है। जैसे ही इनके पास ये केस फाइल किया जाता है, इनकी ड्यूटी क्या होती है? इनकी ड्यूटी 3 होती है। तो हम उन ड्यूटीज को देखेंगे, ये क्या ड्यूटीज है। तो एक्चुअली क्या है, जो अल्टीमेट ड्यूटी है वो तो यही है इनकी कि ये क्या है, ये बेंच को रेफर कर देंगे वो जो एप्लीकेशन इनके पास आई हुई है। तो ठीक है, बेंच को रेफर कर देंगे। किस लिए? डिस्पोजल, केस का निपटारा करने के लिए उस एप्लीकेशन को ये बेंच के सामने फॉरवर्ड कर देंगे। उसी के बाद नहीं, उससे पहले क्योंकि ये तो अल्टीमेट चीज थी। इससे पहले ये क्या करेंगे, ये फर्स्ट हियरिंग जो होगी बेंच के सामने, उस हियरिंग की डेट भी फिक्स करेंगे। तो ये डेट फिक्स करेंगे कि इस फला फला तारीख को ये केस इस बेंच के सामने लेगा। और इसी के साथ तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो ये करेंगे कि ये नोटिस देंगे। ठीक है। किसको देंगे नोटिस? ये जो आपका एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है या प्लेंटिफ है। ठीक है। ये तीनों ही जो ये लोग हैं, इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपको इस तारीख जो हमने फिक्स करी है उस तारीख को आपको बेंच के सामने जाना है। इसी तरीके से मेंबर्स ऑफ बेंच को भी नोटिस इशू किया जाएगा कि इस तारीख को इन इन लोगों की ये वाला केस लग रहा है, तो बी प्रिपेयर। तो ये 3 चीजें जो हैं वो जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी पंच, सहायक सरपंच या पंच के पास, तो वो उनकी ड्यूटी ये करने की होगी। ठीक है। इसी के बाद हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 77 क्या कहता है। इसकी हेडिंग है चेयरमैन ऑफ बेंच। ठीक है। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जैसे सेक्शन 44 और 49 में पढ़ा था कि एक तो क्या होगा, बेंच होगी। ठीक है। और बेंच के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं 44 में, 49 में तो कहा था, देखा था बेंच होगी, और 44 में हमने ये देखा था कि सरपंच और सहायक सरपंच भी चुने जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा जब हम पहली रीडिंग में पढ़ते हैं तो इम्प्रेशन ये होता है कि ये बेंच का जो बेंच है उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? सरपंच या सहायक सरपंच हेड होंगे। तो ये जो होता है ये एक गलत हमारा सोचने का तरीका होता है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक ऑल ओवर न्याय पंचायत, यानी न्याय पंचायत एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके दो ही हेड होते हैं जिनका नाम कहा जाता है सरपंच और सहायक सरपंच। ठीक है। और वो कहाँ से चुने जाते हैं? वो पंचों में से, जो सारे पंच होते हैं न्याय पंचायत, उन्हीं में से 2 आदमी चुन लिए जाते हैं। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया कि ये तो हो गया पूरे न्याय एक इंस्टीट्यूशन के हेड। लेकिन क्या होता है, एक न्याय पंचायत में बेंच हो सकती हैं बहुत सारी। ठीक है। तो ऐसा लगता था कि इन सभी बेंच के क्या अलग अलग हो सकता है सरपंच या सहायक सरपंच होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इन सारी बेंचों का क्या एक चेयरमैन होता है, एक हेड होता है यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो वो कंडक्ट करता है प्रोसीडिंग्स। तो चेयरमैन होता है वो, ना कि सरपंच और सहायक सरपंच। लेकिन एक ऐसे ही प्रोवाइजो में एक चीज दे रखी है कि एक बेंच है। ठीक है। सोचो 3-4 बेंच थी,
बनाई थी सरपंच और सहायक सरपंच। अब सरपंच और सहायक सरपंच जो है वो ऐसा नहीं है सिर्फ बेंच बना के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक बेंच अपने लिए भी बनाएंगे, ठीक है, एक उनकी भी बेंच हो सकती है। तो उनकी बेंच अगर जो होती है तो उस सिचुएशन में जिस बेंच में सरपंच और सहायक सरपंच है, ठीक है, अ, अ, तो क्या कोई अलग से चेयरमैन होगा? तो इस प्रोवाइजो में लिखा हुआ है नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी सरपंच को क्या चेयरमैन मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक अलग हमने बेंच बनाई है जिसमें सरपंच और सहायक सरपंच भी मेंबर्स हैं, दोनों ही मेंबर्स हैं, तो जो सीनियर उनमें से होगा उसी को एक आप ये कह सकते हैं रिगार्ड, एक इज्जत देने के लिए उसी को चेयरमैन मान लिया गया है, ठीक है। तो ये सेक्शन 77 जो होता है, इसको कंफ्यूजन होता है जब हम सेक्शन 44 और 49 पढ़ रहे होते हैं। तो जब 44 और 49 पढ़ें तो हम इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लें जो हमको उसमें उस जगह पे लग रहा है, उसका कंफ्यूजन जो क्लियर होता है वो सेक्शन 77 पे होता है। 77 ठीक है। 77 की हेडिंग क्या है? एब्सेंस ऑफ पंच फ्रॉम बेंच, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब ये इसमें कहा गया है कि अगर पंच अपॉइंट किया गया था बेंच में, यानी ऑफ कोर्स अगर चेयरमैन होगा एक बेंच में, तो और क्या होंगे? पंच होंगे, और सारे पंच होंगे। तो इस सिचुएशन में सोचिए कोई पंच था किसी बेंच में, वो एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन जो वो पंच है सिर्फ वही एब्सेंट है, बाकी सारे पंच प्रेजेंट है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या ये केस फिर भी सुना जाएगा? तो इस सिचुएशन में ये जो सेक्शन 77 है ये कहता है कि हाँ, ये केस जो है एक पंच के रहने से ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाएगा। ये यही कहता है कि हाँ, ये जो केस है वो सुना जाएगा, लेकिन एक प्रोवाइजो दे दिया है इसमें। लेकिन क्या है, इन पंचों में से क्या है, आपका 3 पंच होने जरूरी है। देखिए मैं आपको कहीं ना कहीं जब हमने सेक्शन 49 पढ़ा था तो हमने देखा था क्या एक बेंच में क्या मैक्सिमम 5 पंचेस हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 पंचेस हो सकते हैं, 5 पंचेस की एक बेंच बनती है, ठीक है। प्लस क्या होता है? चेयरमैन होता है, तो 6 आदमी होते हैं, ठीक है। तो अब जो 6 ये आदमी होते हैं, इनमें से क्या है, आपके एक पंच ना हो तो भी चल जाएगा, 2 पंच ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन तीसरा पंच ना हो तो नहीं चलेगा। तो मिनिमम आपको 3 पंचेस तो चाहिए चाहिए विद चेयरमैन, ठीक है। इसी के अलावा एक और कंडीशन है कि ये केस जो है इसका मिनिमम कोरम दे रखा है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि कोरम, एक्चुअली कोरम जो होता है एक्चुअली उसको किसके लिए यूज किया जाता है? टर्मिनोलॉजी को मीटिंग के लिए यूज करी जाती है, ये मीटिंग नहीं है। तो यहाँ पे मीटिंग ना होने के कारण ये क्या चीज है? ये एक केस की प्रोसीडिंग्स है। तो प्रोसीडिंग्स में आपको प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने के लिए आपको जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 3 पंचेस रिक्वायर्ड हैं विद चेयरमैन, वो होने चाहिए। और इनमें से भी एक दूसरी कंडीशन, जैसे मैंने पहले बताया, एक वो भी है, वो ये है कि एक पंच जो होता है उनमें से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड एविडेंस, जो प्रोसीडिंग्स और एविडेंस होता है उसको रिकॉर्ड करने में केपेबल हो, ठीक। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जब भी केस सुना जाएगा तो ये चीजें दो तो होनी ही होनी चाहिए। इसी के बाद देख लेते हैं कि आप सोचिए, एक बड़ी अजीब सी विचित्र सी बात ये सब क्लॉज 2 कहता है, ठीक है। एक चीज तो थोड़ी हमको समझ में आ जाती है, लेकिन दूसरी में कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए पहली जो बिल्कुल क्लियर कट है, जो आपको
बिल्कुल समझ में आ जाएगी। वो ये है कि इसमें अ, अ, सारे के सारे पंच, सारे के सारे पंच जिनके पास, ये सोचो पहले एप्लीकेशन गई, पहले जब ये सरपंच ने इस एप्लीकेशन को मार्क किया किसी बेंच पे, उस बेंच के पास गई, तो वो कुछ दिन तक उस बेंच ने सुनी, ठीक है। उस बेंच ने सुनने के बाद वो किसी और बेंच पे ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। तो अब क्या, ट्रायल पहले कुछ दिन एक बेंच के पास हुआ, फिर वो ट्रांसफर होके किसी और बेंच पे चला गया। तो क्या उस सिचुएशन में ये जो दो अलग अलग बेंचों ने इसको सुना है, ट्राई किया है, तो क्या ये जो ट्रायल है क्या ये इनवैलिड हो जाएगा? तो दूसरी सिचुएशन जो है वो यही कहती है कि नहीं, ये ट्रायल इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब इसी के बाद हम देखते हैं दूसरी सिचुएशन क्या है। देखिए जो पहले दे रखी है वो दूसरी सिचुएशन क्या है कि नो ट्रायल एज अफोरसेड शैल बी इनवैलिड टू रीजन मियरली दैट। अब यहां से आता है थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। All the five punches forming the bench were not present at any hearing, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा सा प्लेनली देखेंगे तो ऐसा लगेगा यार कि all the five punches forming the bench were not present at any hearing। अब इसका मतलब जब तक ये आप अब देखना, लास्ट वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होगी यहाँ पे कि ये कह रखा है कि सिर्फ ऐसा लगता है सिर्फ चेयरमैन प्रेजेंट है और बाकी 5 बेंचेस प्रेजेंट ही नहीं है पूरे के पूरे ट्रायल में, तो भी क्या है, ट्रायल इनवैलिड नहीं हुआ। तो देखिए ये कहने का मतलब नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले जो आपका सब क्लॉज है उसमें कह दिया 3 पंचों का तो रहना अपने आप में जरूरी है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि 5 पंचों ने केस को सोचो 6 बार सुना, ठीक है। अब ये 5 पंच जो थे, जो 5 पंचों की बेंच थी, यानी बेंच ने इसको 6 बार सुना मैटर को। अब 6 बार जब इन्होंने सुना तो उसमें पहला जो ABCDEF नाम के 5 पंच थे, तो ये 6 हियरिंग में इस केस का पूरा ट्रायल हुआ। तो पहली हियरिंग में तो ए नाम का पंच नहीं था, फिर भी ट्रायल हुआ, चलता रहा। दूसरी हियरिंग में बी नहीं था, तीसरी हियरिंग में सी नहीं था, चौथी में डी नहीं था और पांचवी में एफ नहीं था। तो पांचों हियरिंग में क्या है, 4 ही जज ने मैटर सुना, लेकिन एक ना एक कोई सा एब्सेंट था। तो उस सिचुएशन में क्या वो ट्रायल इनवैलिड हो जाएगा? तो वो यही सब क्लॉज ये कहता है, नहीं, वो ट्रायल इनवैलिड नहीं होगा। तो इसको आपको इस तरीके से समझना है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो रीजन है ऊपर दे रखा है कि मिनिमम 3 जो पंचेज हैं वो किसी भी ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम आपका जो केस सुनने के लिए एक मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, तो वो ये ज़रूरी है, ठीक है। इसी के बाद ये अप्लाई होता है कि ये तो हो गया आपका ट्रायल पे, ये सब चीजें होती है ट्रायल पे अप्लाई, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ जैसे कहीं ना कहीं हमने इससे पहले एक सेक्शन में जब हमने पढ़ा था कि इंक्वायरी, इंक्वायरी जो होती है, इंक्वायरी मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, ये क्या ना प्योरली एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, ना प्योरली ये आपका जुडिशियल फंक्शन होता है, ये थोड़ा सा मिक्स होता है इंक्वायरी वाला फंक्शन। और ये लेकिन करते कौन है, ये करते जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। तो उसमें मैंने एक बताया था कि मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी के लिए इनके पास भेज सकता है कोई मैटर, ठीक है। जिसमें इंक्वायरी मैंने कहा था 202 के भी बयान होते हैं। तो ये इंक्वायरी के लिए जब ऐसा मैटर कोई भेजा जाता है तो उस सिचुएशन में जो ऊपर वाले प्रोविजंस हैं, और ऊपर वाले प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल मुटेटिस मुटेंडिस, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में ट्रायल के लिए दिए गए हैं, सेम वही प्रोविजंस इंक्वायरी में भी अप्लाई होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, जो आपका मिनिमम जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है किसी केस के लिए वो कितनी होनी चाहिए, और कब क्या है ये इनवैलिड नहीं माने जाएंगे कि 1 या 2 अगर पंचेस बीच में नहीं है तो कभी इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो वो चीजें इस पे अप्लाई होंगे।
मुटेटिस मुटेंडिस, यानी एज इट इज, ऊपर जैसे दिया गया वैसे। इसी के बाद आपका सेक्शन 78 है। 78 क्या कहता है कि डिसमिसल ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन एब्सेंस ऑफ पार्टी कंसर्न। ठीक है, तो ये कहता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जिसने केस फाइल किया है, और केस फाइल कौन करता है, हमेशा प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट फाइल करता है। तो अगर वो जिसने केस फाइल किया है, ठीक है, अगर वो फेल कर जाता है किसी दिन आने में, जिस दिन उसकी जो है केस की तारीख नियत है, यानी जिस दिन उसका डेट फिक्स्ड है केस की, और जिसमें उसको इस चीज का इंफॉर्मेशन भी मिला हुआ है कि किस टाइम और प्लेस पे वो हियरिंग होनी है, उस दिन वो आदमी नहीं पहुंचता न्याय पंचायत के सामने जिसने केस फाइल किया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दो ऑप्शंस होते हैं जज के पास, या तो वो डिसमिस कर देगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे, अगर जो ये सिविल में जिसे बात चल रही, ये वाला फर्स्ट क्लॉज जो है सिविल मैटर्स के, सिविल केसेस के लिए, कि इसको एक्स पार्टी कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पार्टी कर दिया गया, और इसी के साथ जो दूसरा कहा जा रहा है कि यहाँ कोई और ऑर्डर पास कर दे, ठीक है। तो ये दूसरी बात जो है वो ये कही जा रही है कि यहाँ कोई और ऑर्डर पास करे। तो कहने का मतलब कि डिसमिस भी किया जा सकता है, और ये कोई और ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। किसके द्वारा, न्याय पंचायत के द्वारा। तो कोई डिसमिस भी किया जा सकता है और कोई और ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। तो दोनों में से ये एक काम हो सकता है। और इसी के अलावा अब जब हम क्रिमिनल केस में देखते हैं कि क्रिमिनल केस में अगर जो कोई आदमी जो है नहीं आता है, जैसे न्याय पंचायत हियर एंड डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट एंड एक्यूज। अब ये डिफेंडेंट और एक्यूज की बात कर रखी है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लें कि ये मैंने अभी ऊपर वाला बताया आपको, तो इसमें ये नहीं है, ये मैंने एक चीज आपको जो है वो कहा कि सिर्फ सिविल केसेस में नहीं, ये सिविल केसेस में नहीं है, ये क्रिमिनल केसेस में। एक्चुअली ये क्योंकि प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट वर्ड यूज करें, कंप्लेनेंट क्रिमिनल में यूज होता है, तो ये सिविल और क्रिमिनल केसेस में दोनों में। तो कहने का मतलब सिविल केसेस में तो एक्स पार्टी हो गया, हमें पता चल गया, लेकिन क्रिमिनल में एक्स पार्टी नहीं होता, ऑर्डर होता है। तो इस वजह से ये दोनों चीजों पे अप्लाई होता है। नीचे वाला जो है, नीचे भी जो सब क्लॉज 2 है, इसमें क्या कह रखा है इसको भी देख लेते हैं। इसमें किसके बारे में कह रखा है, डिफेंडेंट और एक्यूज के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जो ये कहा गया है, ये किसके बारे में, डिफेंडेंट और एक्यूज के बारे में कहा गया है कि उनको अगर सम्मन्स मिल गए, ठीक है, तो अब जब सम्मन्स मिल गए हैं तो क्या होगा, ये जो है सम्मन्स जब इनको मिल गए हैं और ये नहीं अपीयर होते, तो केस क्या हियर और डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें से हल्का सा थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, इसमें जो सब क्लॉज 1 है उसमें एक्स पार्टी नहीं होगा। एक्चुअली एक्स पार्टी जो होता है वो किस में होता है, वो डिफेंडेंट जब नहीं आता है, ठीक है, या एक्यूज नहीं आता है, यानी सिर्फ डिफेंडेंट नहीं आता है, एक्यूज क्रिमिनल केसेस में एक्स पार्टी नहीं होता, तो जब डिफेंडेंट नहीं आता है सिविल केस में होता है, उसी को एक्स पार्टी कहते हैं। तो वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ एक्स पार्टी लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग लिखा नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, यहाँ दो चीजें लिख दी गई हैं, एक्स पार्टी नहीं लिखा गया है, तो इसको हम स्पेसिफिकली, ये थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ एक्स पार्टी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, ऑर्डर किया जा रहा है या डिसाइड किया जा रहा है। ये एक्स पार्टी वाली बात यहाँ नहीं है,
ठीक है। ये एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे कि ये हम थोड़ा सा सीपीसी जब दिमाग में रहती है तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन भी आपका प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये एक्स पार्ट स्पेसिफिकली नहीं किया, लिखा स्पेसिफिकली नहीं है, करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो एक्स पार्टी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लिखा नहीं है तो हम बिल्कुल, चूंकि लिखा नहीं है हम बिल्कुल उसी के तरीके से चलेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ डिसमिस द केस, एक तो डिसमिस किया जा सकता है और पास सच ऑर्डर। तो ये तो हो गया प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट जो केस लेके आए, अगर वो नहीं आते हैं डिसमिस भी किया जा सकता है और कोई ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया जाए, यहाँ हियर या डिसाइड किया जा रहा है, तो हियर या डिसाइड करें तो यहाँ पे लेकिन एक्स पार्टी नहीं लिखा गया है। तो ये नीचे वाला जो है ये डिफेंडेंट और एक्यूज्ड के बारे में कहता है और ऊपर वाला प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट के बारे में कहता है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें कहीं भी जिक्र एक्स पार्टी का नहीं करता है, बाय इम्प्लीकेशन एक्स पार्टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि लिखा नहीं हुआ इस वजह से हम एक्स पार्टी नहीं समझेंगे। तो एक्स पार्टी की जगह क्या कर सकता है, डिफेंडेंट नहीं आया, एक्स पार्टी एक्चुअली हो कौन से उसमें सकता है, सब क्लॉज 2 में ही हो सकता है, 1 में कभी भी एक्स पार्टी नहीं होता, उसमें तो डिसमिस ही होता है हमेशा। तो 2 में संभावना थी जहाँ एक्स पार्टी हो सकता था, वहां पे भी एक्स पार्टी नहीं हुआ, और वहां पे क्या हुआ है, वहां हियर और डिसाइड किया गया है। तो ये जो है दो चीजें हो सकती हैं, ये कोर्ट के पास पावर है कि ये दो चीजें कर सकता है। इसको थोड़े से ध्यान से करिएगा क्योंकि बीच में मैंने शुरू में थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ हो गए, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे सेक्शन 79 क्या कहता है, सेक्शन 79 कहता है न्याय पंचायत नॉट टू रिवाइज और रिव्यू इट्स डिसीजन। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या है कि न्याय पंचायत के पास कोई पावर नहीं कि वो कैंसिल कर सके एक बार अपना डिसीजन दिया हुआ, रिवाइज कर सके, ऑल्टर कर सके, और डिक्री और ऑर्डर ऑल्टर कर सके। ठीक है, ऑल्टर। अब ये ऑल्टर का मतलब ये ना समझें कि वो करेक्ट क्लेरिकल एरर्स करेक्ट नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं है इसका। तो क्लेरिकल एरर्स जो होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं, वो ऑल्ट्रेशन में की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो करेक्शन की कैटेगरी में आएंगे, और वो सिर्फ क्लेरिकल एरर्स, कॉमा लगाना भूल गए, बिंदी लगाना भूल गए, आप कहीं पे जो है एंड की जगह और लिख दिया आपने, इस तरीके के अगर जो आपके कोई क्लेरिकल एरर्स हैं वो तो क्या है ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, पहली एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि इन चीजों को छोड़ के, क्लेरिकल एरर को छोड़ के न्याय पंचायत अपने दिए हुए डिसीजंस को क्या नहीं कर सकती है, उसके पास पावर नहीं हुई, वो कैंसिल, रिवाइज, ऑल्टर या ऑल्टर नहीं कर सकती है। अभी ऑल्टरेशन का मतलब क्लेरिकल एरर से समझिएगा नहीं। अब ऑल्टरेशन कैसा होता है मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। ऑल्टरेशन में लिख दिया कि जो है एक आदमी को कितना फाइन दिया गया, लगाया गया, किसी आदमी पे 10 रुपए का फाइन लगाया है, तो अब 10 रुपए का फाइन जजमेंट हो गई है, अब जजमेंट क्या है वो लिख दी गई है। अब उसमें जज साहब ये नहीं कर सकते कि 10 रुपए का फाइन वो 5 रुपए कर दें। ठीक है, तो 10 रुपए का फाइन 5 रुपए नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो इसमें कहीं पूरे जजमेंट में कहीं कॉमे की गलती है कि कॉमा नहीं लगना चाहिए था, लगा रही है, लेकिन वो इस तरीके का क्लरिकल कर सकते हैं। तो नीचे वाली चीज जो मैंने आपको कहा कि 5-10 को 5 करना, ये ऑल्ट्रेशन कहलाएगा, लेकिन कॉमा का हटाना ये क्लरिकल एरर कहलाएगा। इसी के बाद देख लेते हैं कि सब क्लॉज 2 क्या कहता है। ठीक है, जो ये हमने सेक्शन 78 पढ़ा था, 78 में क्या कहा था एक्चुअली, ये क्या हुआ था, ये आपका जो 78 में जो सब क्लॉज 1 था उसमें क्या हुआ था, मैटर डिसमिस हुआ था। ठीक है, डिसमिस हुआ था, तो उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने एक्स पार्टे खोल दिया है। देखिए बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको ऊपर समझा रहा था एक्स पार्टे, और यहाँ इन्होंने बता दिया है। कहने का मतलब ये कि 78 में कहीं ना कहीं सेक्शन 78 में बाय इम्प्लीकेशंस एक्स पार्टे है, भले ही लिखा ना हुआ हो, लेकिन एक्स पार्टे बाय इम्प्लीकेशंस है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो सब क्लॉज 2 में हियर
और डिसाइड वर्ड वर्ड थे उसमें कहीं निहित है, कहीं छिपा हुआ है, एक्स पार्टे वर्ड स्पेसिफिकली नहीं दे रखा लेकिन छिपा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पता चलती है, तो इसको भी ध्यान रखिए कि एक्स पार्टे भी होता है। तो क्या हुआ है, एक्स पार्टे हुआ है और डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है। दो चीजें हुई हैं ऊपर वाले 78 क्लॉज में, या तो डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है या एक्स पार्टे हुआ है। दोनों ही केस में क्या है, कहीं प्लेंटिफ जो है नहीं पहुंचा होगा या कंप्लेनेंट नहीं पहुंचा होगा तो ये डिसमिस हुआ होगा, और कहीं ना कहीं डिफेंडेंट नहीं पहुंचा होगा, एक्स नहीं पहुंचा होगा तो वहाँ एक्स पार्टे हुआ होगा। ठीक है, जो है अगर एक्यूज नहीं पहुंचा तो वहाँ एक्स पार्टी नहीं होता, ये भी ध्यान, क्रिमिनल केस में कभी भी एक्स पार्टी नहीं होता। तो इसीलिए एक्चुअली वो टर्मिनोलॉजी हियर और डिसाइड वाली यूज करी होगी, ना बजाय एक्स पार्टी। ये भी हो सकता है लेजिस्लेटर्स की समझदारी, इस वजह से उन्होंने एक्स पार्टी वर्ड वहाँ यूज नहीं किया। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर जो विद इन वन, एक लिमिटेशन दे रखी है एक मंथ के अंदर, ठीक है, एक ग्राउंड भी दे रखा है कि ये ग्राउंड ये साइड किया जाए कि मेरे को सम्मन्स ही नहीं मिले, मेरे को सम्मन्स ही नहीं मिले, ठीक है, या एक महीना पास हो गया, डिग्री हुए, ऑर्डर हुए, नॉलेज हुए और ये भी हो गया कि नॉलेज एक महीना में उसको पता चल गया है और सम्मन्स भी उसको डिलीवर नहीं हुए। इस तरीके के ग्राउंड पे क्या है, कोर्ट जो होता है, कोर्ट एक रीजन ऑर्डर लिखेगा, उसमें रीजंस लिखेगा और उस रीजन को साइड करते हो क्या है, रेस्टोर, दोबारा क्या है, पुनर्स्थापित कर देगा उसी नंबर पे जहां डिसमिस हुआ था वो केस। तो कहने का मतलब रेस्टोर कर देगा, चाहे वो सिविल केस हो और क्रिमिनल केस हो, दोनों में से कोई सा भी केस हो, ठीक है, जब वो क्या डिसमिस हुए होंगे या वो एक्स पार्टी हुए होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोर्ट जो है स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे, स्पेसिफिक ग्राउंड क्या है कि एक महीने के अंदर लिमिटेशन पीरियड, एक तो एक महीने के अंदर जो है डिग्री ऑर्डर के ये आदमी जो है रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाए, और दूसरी ये चीज कि उसको सम्मन्स जो है वो नहीं सर्व हुए, ठीक है, ये दोनों ग्राउंड्स वो साइड करें अपनी एप्लीकेशन में। तो उन ग्राउंड्स को पढ़ते हुए अगर उनको लगता है वो सेटिस्फाइड होता है न्याय पंचायत, तो वो सफिशिएंट रीजंस रिकॉर्ड करता हो, लिखेगा कि हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है जो ये कह रहा है, ये जो ग्राउंड है सही है, तो क्या कर देगा, रेस्टोरेशन का ऑर्डर कर देगा। और रेस्टोरेशन का ऑर्डर कौन से केसेस में होगा, वो जो डिसमिस हुए हैं या वो जो एक्सपर्टेड हुए हैं, कौन से, सेक्शन 78 में, ठीक है। तो ये रेमेडी है एक तरीके से जो डिसमिस हो गए या एक्स पार्टी जो केस डिसाइड हो गए हैं उनकी, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या कहता है, तो सेक्शन 80 जो कहता है वो यही है कि इस न्याय पंचायत में जो आपकी हियरिंग्स होंगी, जो आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें नो लीगल प्रैक्टिशनर्स, एडवोकेट्स नहीं आएंगे। तो ये जो है बड़ी अजीब गरीब सी बात लगती है कि जो है वो अपीयर, प्लीड और एक्ट नहीं करेंगे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवोकेट्स हैं न्याय पंचायत में। ये कुछ थोड़ा सा मैं आपको अगर जो प्रैक्टिकली बताऊं तो ये क्या है, फैमिली मैटर्स जो होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स में चलते हैं, वहाँ पे भी लीगल प्रैक्टिशनर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ये कुछ उस तरीके से, लेकिन यहाँ थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट बात कह रखी है। तो यहाँ लीगल प्रैक्टिशनर्स जो है बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, तो उसकी तरीके से ही है जैसे फैमिली मैटर्स होते हैं। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो एक प्रोविजन इन्होंने छोड़ दिया है, एक चीज में तो क्या है, एक चीज में तो क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर्स ये जो होते हैं वो आ सकते हैं, एक चीज, ये कौन सी चीज है, तो ये क्या है, ये होती है राइट टू कंसल्ट। इस चीज में क्रिमिनल मैटर्स भी होगा, भाई खास करके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया दे दूं कि जेल में बंद होंगे लोग, उसी सिचुएशन में ये राइट छोड़ी गई है। एक्चुअली क्या है, क्यों छोड़ी गई है, इसका लॉजिक भी आप समझ जाएं। ये इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है कि कोई आदमी अगर जेल में बंद है तो उसको राइट टू कंसल्ट, अपने लीगल प्रैक्टिशनर से वो सलाह मशवरा तो कर सकता है अगर जो वो जेल में है तो ये राइट को छोड़ के
बाकी लीगल प्रैक्टिशनर्स ना अपेयर कर सकते, ना प्लीड कर सकते, ना एक्ट कर सकते हैं न्याय पंचायत में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इस वजह से ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 81 क्या कहता है। सेक्शन 81 कहता है अपीयरेंस इन पर्सन और बाय रिप्रेजेंटेटिव। अब ये ऊपर जो कहा गया भाई लीगल प्रैक्टिशनर्स नहीं होंगे, नहीं अपीयर करेंगे, प्लीड करेंगे, एक्ट करेंगे न्याय पंचायत में, तो फिर उनके इनका केस को प्रेजेंट कौन करेगा कोर्ट में। तो ये यही कहता है कि क्या कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो क्या है सर्वेंट है, सर्वेंट, देखिए सर्वेंट भी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि क्या सर्वेंट भी रिप्रेजेंट कर सकता है केस न्याय पंचायत में। तो हाँ बिल्कुल सर्वेंट कर सकता है, टाउट नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग अ टाउट, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि ये टाउट नहीं होना चाहिए। तो जो है ये आपका सर्वेंट भी हो सकता है और इसके बाद आपका पार्टनर भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है, कोई करीबी भी हो सकता है और कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन उन इन सभी में से ड्यूली ऑथराइज्ड कर रखा हो। जैसे कि वकालतनामा लगता है एक वकील का कोर्ट कचहरी में, उसको ये ऑथराइजेशन होता है। ऐसे ही क्या है, इनको एक ऑथराइज अथॉरिटी रिटन में होनी चाहिए कि हाँ जो भी सिविल केस में, क्रिमिनल केस जिनका चल रहा है वो रिटन में ऑथराइज करें कि हाँ ये आदमी मुझे प्रेजेंट करेंगे न्याय पंचायत में। तो उस सिचुएशन में जब ये इस तरीके की कोई रिटन चीज न्याय पंचायत के सामने आती है तो वो मे एडमिट, उनको अगर लगता है कि हाँ ये आदमी कर सकता है, फिट है, बिल्कुल केस को सही से रिप्रेजेंट कर देगा, तो वो उसको मे एडमिट, उनकी इच्छा है कि वो उसको हाँ ठीक है हम तुमसे सुनेंगे केस, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, इसी के बाद आपका आता है कि एक इम्पोर्टेंट चीज दे रखी है कि क्या यहाँ पे को स्टाम्प लगते हैं, क्या स्टाम्प लगता है यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि स्टाम्प लगता है। तो यहाँ पे क्या रखा है कि स्टाम्प नहीं लगेगा। किसके लिए, कौन से टाइप ऑफ मैटर्स के लिए, ये भी ध्यान रखिए। पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प नहीं लगेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प लगते हैं जनरली। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये मना कर रखा है कि स्टैंप नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें, अब हम सेक्शन 75 को देखें तो वो कहता है कोर्ट फीस नहीं लगेगी, ये कोर्ट फीस जो है वो डिफरेंट चीज है, और यहाँ क्या रखा है कि स्टाम्प नहीं लगेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों ही ध्यान रखने वाली चीजें, दोनों ही केस में लगती हैं जनरली सिविल केसेस में, लेकिन यहाँ न्याय पंचायत के केस में दोनों ही चीजें नहीं लगेंगी। ठीक है, कोर्ट फीस नहीं लगेगी, कोर्ट फीस ऐसा नहीं कोर्ट बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन कोर्ट फीस एक्ट के तहत जो है वो वाली कोर्ट फीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या, स्टाम्प नहीं लगेगी, नो स्टाम्प। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं स्पेशल जुरिडिक्शन इन सर्टेन मैटर्स। ठीक है, तो वो ये कहता है कि इसके पास स्पेशल जुरिडिक्शन है। कहने का मतलब हर चीज को ये मेरिट्स पे ट्राई नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि ये हर चीज को मेरिट्स पे ट्राई करे। कहने का मतलब क्या है, सबूत वबूत लेके उन बेसिस पे डिसाइड करें। उनको सिर्फ अगर जो कोई न्याय पंचायत के सामने कोई मैटर आता है और वो मैटर जो है किसी कोर्ट पे पेंडिंग नहीं है, अगर वो मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज और ओथ, ये तीन तरीके होंगे। अगर राइटिंग में पार्टीज ने किया है तो इससे भी क्या है, वो केस को डिसाइड कर सकता है। तो ये एक बहुत लीगल चीज होगी कि इन तरीकों से भी वो केस डिसाइड कर सकता है कौन, न्याय पंचायत। वो जरूरी नहीं है न्याय पंचायत की वो एविडेंस ले, ठीक है, जैसे सारे के सारे ट्रायल्स में किया जाता है। तो वो क्या है, बिना एविडेंस लिए भी अगर जो रिटिन में किसी का सेटलमेंट हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है या ओथ हुआ है, ओथ यानी किसी ने ओथ पे कुछ बात एक्सेप्ट कर लिया और कहता है कि मैं इसको हाँ जो इसका हक है वो दूंगा, इस तरीके से कोई बात कर ली, तो उसको वो भी उस तरीके से डिसाइड कर देगा और इट शैल बी लॉफुल, ये एक लॉफुल तरीका होगा किसी भी चीज को डिसाइड करने का। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 83। तो ये सेक्शन 83 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मैं आपको एक्चुअली क्रक्स बता देता हूँ क्या है इसका, आप क्रक्स समझिए। क्या क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें न्याय पंचायत में क्या जो नॉर्मल सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, क्या वो फॉलो किए जाते हैं, क्या वो फॉलो किए जाते हैं।
तो यहाँ स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि देखिए क्या होता है, हर केस को डिसाइड करने के लिए भाई कहीं ना कहीं सबूत एविडेंस तो चाहिए होंगे, तो वो सबूत और एविडेंस जो है वो तो लिए जाएंगे, ठीक है, उसको लेने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन वो इस तरीके से नहीं लिए जाएंगे जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, वो उस तरीके से ही लिए जाएंगे जैसे इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो ब्रॉडली अगर जो मैं आपको इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, इंडियन लिमिटेशन एक्ट ये अप्लाई नहीं होते हैं, ये कोई रिजिड रूल नहीं है कि अप्लाई होंगे। एक्ट में जैसा लिखा होगा, इस एक्ट में जैसा लिखा होगा, इस एक्ट में अगर लिखा होगा कि हाँ ये वाली जगह पे सीपीसी फॉलो होगा, यहाँ पे सीआरपीसी फॉलो होगा, यहाँ पे इंडियन एविडेंस फॉलो होगा, हाँ तो फॉलो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो एक्ट में इस पंचायती राज एक्ट 1947 इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी है तो न्याय पंचायत बाउंड नहीं है, किससे, सीपीसी से, सीआरपीसी से, इंडियन एविडेंस एक्ट से, इंडियन लिमिटेशन एक्ट से, इनसे बाउंड नहीं है, तो इनके तहत वो काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी केस को डिसाइड करने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है तो वो हाँ ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट एडहरेंस, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग या आपको बिल्कुल ही सख्ती से इंडियन एविडेंस एक्ट का जैसे कि उसमें सेक्शन बाय सेक्शन चीजें लिखी हुई है वैसे फॉलो करना, ऐसा जरूरी नहीं है जब तक ये एक्ट नहीं कहेगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसी के बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात कर रखी है। अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या है, न्याय पंचायत में कोई मैटर चला गया, ठीक है, तो उसको न्याय पंचायत में कोई क्रिमिनल मैटर चला गया और उसको क्या है दो पार्टी आपस में कंपाउंड करने लगी, तो क्या वो अपनी मर्जी से कर सकती है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि क्या है वो अपनी मर्जी से कंपाउंड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो उनके कंपाउंड अगर जो उनको करना है तो पहले तो वो क्या कंपाउंडेबल होना चाहिए सीआरपीसी के तहत, यानी कहने का मतलब उसमें कंपाउंडिंग पॉसिबल हो सीआरपीसी के तहत, तो इस कंपाउंडिंग में सीआरपीसी फॉलो होती है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो क्या है आपका अगर जो वो कंपाउंडेबल नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता, सीआरपीसी में कंपाउंडेबल नहीं है तो कंपाउंड नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंपाउंडेबल है तो वो कंपाउंड हो सकता है। अगर कंपाउंड हो सकता है तो उसमें भी एक कंडीशन है कि वो पार्टीज आपस में कंपाउंड नहीं करेंगे, उसमें भी क्या है उनको परमिशन की जरूरत पड़ेगी बेंच की, ठीक है। और जब बेंच जो है आपको परमिशन दे देता है तभी कंपाउंड होगी, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Nothing in this section shall entitle any party to compound any offence which is not compoundable under provisions of CRPC, ठीक है, or to compound an offence without the permission of the bench concerned if it is compoundable with permission under the provisions of the said code, ठीक है। तो अगर जो ये कंपाउंडेबल लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको परमिशन की जरूरत है बेंच की, तो तभी जब आप बेंच की परमिशन ले लोगे और जबकि वो कंपाउंडेबल लिखा है तभी आप कंपाउंड कर सकोगे, इसके अलावा आप कंपाउंड अपनी मर्जी से स्पेसिफिकली नहीं कर सकते, ठीक है। सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। तो सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जहां कोई पार्टी जानबूझकर डेलिबरेटली डिले करती है क्या डिस्पोजल ऑफ द केस, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है वो क्या इम्पोज कर सकती है कॉस्ट, किस पे, आपका पार्टी पे, और कितनी, 5 रुपए तक की, मैक्सिमम 5 रुपए तक की कॉस्ट उस पे इम्पोज कर सकती है, ठीक है। और ये कॉस्ट कौन देगी, जिस पार्टी ने जो डिले कर रही है उस पार्टी के ऊपर ये हर्जाना लगाया जाएगा। फिर इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 84 और इसी में जो है ये क्या कहता है जो डिसीजन होगा वो कैसे होगा। देखिए अगर जो आपका पंचायत में कोई डिसीजन होता है तो वहाँ कोई सिंगल बेंच नहीं, सिंगल जज नहीं बैठा हुआ, तो सिंगल जज जो नहीं बैठा हुआ उस सिंगल जज के ना बैठे हुए होने से ये नहीं कि आपका वो डिसीजन नहीं होगा। एक्चुअली पंचेस मैक्सिमम एक बेंच में 5 बेंचेस और 5 पंचेस होते हैं, तो क्या मेजोरिटी डिसीजन चलेगा। 5 में से अगर 3 लोगों ने एक मत है और 2 लोग अलग हैं तो मेजोरिटी डिसीजन प्रिवेल करेगा,
ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा आसान सेक्शन है, ये सब समझते हैं। ऐसे ही सेक्शन 85 है। तो सेक्शन 85 क्या कहता है? तो सुपीरियर कोर्ट की पावर की बात करता है ट्रांसफर की, मैटर्स फ्रॉम न्याय पंचायत। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी इसको एप्लीकेशन देती है कि साहब हम अपना केस यहाँ नहीं सुनवाना चाहते, कहाँ? न्याय पंचायत में, किसी कोर्ट को देती है, ठीक है, तो वो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ क्या कर सकता है? पार्टीज को सुनेगा और उसको लगता है कि हाँ पार्टीज ये जेन्युइन सी इनकी एप्लीकेशन है, कोई भी पार्टी के जेन्युइन रिक्वेस्ट है इसकी कि ये केस नहीं सुना जाना चाहिए यहाँ पे, तो वो क्या करेगी? किसी भी स्टेज पे जो केस चल रहा होगा वो उसको विड्रॉ कर लेगी, कहाँ? न्याय पंचायत से, और फिर विड्रॉ क्या करेगी? विड्रॉ करके वहां से वापस लेके केस को या तो खुद ट्राई करेगी, ठीक है, या किसी दूसरी न्याय पंचायत को भेज देगी, ठीक है, या किसी मजिस्ट्रेट और मुंसिफ, किसी अलग मजिस्ट्रेट और मुंसिफ को भेज देगी, ठीक है। ये 3 तरीके की पावर इसके पास है। अब इसी सिचुएशन में क्या है, जहां सिविल और क्रिमिनल और सिविल केस विड्रॉ करके जो है कोर्ट के पास भेजा गया है, ठीक है, जो बाद में उसको देर आफ्टर ट्राइज, कहने का मतलब अगर जो न्याय पंचायत से लेकर किसी कोर्ट पे भेज दिया गया मैटर, तो जब इस तरीके का मैटर सुना जाएगा तो उस सिचुएशन में वो कहां से सुना जाएगा? तो क्या वो डी नोवा शुरुआत से सुना जाएगा, या जहां पे वो जहां से विड्रॉ किया है उस जगह से सुना जाएगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ डी नोवा ट्रायल नहीं होगा। जब कोई इस तरीके से ट्रांसफर कोई जज और मुंसिफ करता है कहीं न्याय पंचायत से किसी दूसरे कोर्ट में, तो डी नोवा एकदम शुरुआत से नहीं होगा ट्रायल। जब हम पीछे हमने देखा था, एक हमने क्लॉज देखा था, उसमें हम डी नोवा ट्रायल की बात कर रहे थे कि क्योंकि ये रिकनसाइल नहीं हो सकते हैं मैटर्स, इस वजह से ये क्या है, डी नोवा स्टार्ट होते हैं, एक लॉजिक हमने ये देखा था। तो यहाँ पे ये लॉजिक जो है थोड़ा सा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये क्या है, ये उस स्टेज से भी किया जा सकता है जहां से वो छोड़ा गया है, अगर जो रिकनसाइलेबल होगा ऐसी चीज, और अगर जो वो नहीं किया जा सकता वहां से ट्राई, और क्योंकि सारे नियम और कानून सारे अलग अलग लगते हैं, तो वो क्या है, आपका बिल्कुल फ्रेश रीट्राई भी किया जा सकता है, डी नोवा भी ट्राई किया जा सकता है, तो दोनों ऑप्शन है। तो इसी के बाद ये कहा गया है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन वो फ्रिवलेस और वेक्सेशियस पाई जाती है, ठीक है, तो किसके? जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ द्वारा। अब ऊपर एक हमने प्रोविजन पढ़ा था जहां की न्याय पंचायत द्वारा वो कोई एप्लीकेशन जो है वो फ्रिवलेस या वेक्सेशियस पाई गई, तो उस सिचुएशन में वो फ्रिवलेस और वेक्सेशियस जब पाई गई थी तो उसमें 5 रुपए तक का फाइन लगा। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ ने कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है और उसने फ्रिवलेस पाई गई कोई ऐसी, उन्होंने फ्रिवलेस पाई गई कोई ऐसी एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होगा, 50 रुपीज या 50 रुपीज है, वहाँ 5 था या 50 रुपीज है फाइन, तो इतना रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही 85 तक करते हैं। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।